लो वॉचर्स बी द वॉचर की एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं डैन डैन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3 जो कि होने वाला है बहुत ही कमाल का। इसमें आपको एक हॉट सी दादी माँ देखने को मिलेंगी और आपको देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी रोमांचक चीजें। तो वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट ड्रॉप कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, हम आपकी रिक्वेस्ट जरूर से जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको एक टीवी का शो दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे दो लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक क्लेम कर रही होती है कि उसके पास साइकिक पावर है और वो सामने वाले बंदे की एज प्रेडिक्ट कर रही होती है। वो बोलती है क्या तुम 27 साल के हो? जिसमें वो कहता है नहीं मैं 20 साल का हूँ। फिर वो बोलती है क्या तुम्हारी एक मेहरारू है और तुम्हारे बच्चे भी हैं? जिसपे वो कहता है कि नहीं मेरी कोई मेहरारू कोई बच्चे नहीं है। उसके बाद वो बोलती है क्या तुम्हें करी पसंद है? जिसपे वो कहता है कि नहीं मुझे रामेन पसंद है। ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जब वहाँ से वो जाने लगती है तुमको बताया जाता है कि उसका नाम है सेंता दोदोरिया और वो बेसिकली एक टीवी शो पे आई होती है। उस टीवी शो का होस्ट कहता है क्योंकि ये लोकल प्रोग्राम है तो कोई ऑफेंड तो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ये सब एयर कर सकता है। उसके बाद हमको वही सेंता दोदोरिया दिखाई जाती है एक गाड़ी के अंदर। उस गाड़ी का जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो सेंता दोदोरिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में साइकिक पावर है? जिसके बाद वो वहाँ से उतर जाती है। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं आपको ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सच में जानना चाहता हूँ। जिसपे सेंता दोदोरिया कहती है कि यहाँ से तुम कट लो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। फिर उसके बाद सीन कट होता है और सीन कट होने के बाद हमको उसी टेंपल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे मोमो बेहोश पड़ी होती है और जहाँ पे टर्बो ग्रैनी वापस आ चुकी होती है। टर्बो ग्रैनी देखती है कि उसके सामने एक और ग्रैनी खड़ी होती है। उस ग्रैनी के हाथ में होता है बेसबॉल का एक बैट और उसने पहना होता है एक लंबा सा केप। बेसिकली वो ऑल माइट का डैन डैन वर्जन है। फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रो जो कि बहुत ही कमाल का है, ग्रीपी नट्स के द्वारा बनाया गया है। तो अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो उसको सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 10 on 10 मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है और आप ये कर ही रहे हैं तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। एनीवेज मूविंग ऑन, हमको दिखाई जाती है कमाल की मार टर्बो ग्रैनी और इस बूढ़ी औरत के बीच में। I mean, क्या बात है भाई यार, ये तो यार सिंगल हैंडली डोमिनेट कर दे रही होती है, फाइट और प्रेडिक्शन कर रही होती है। उसके बाद भाई ये क्लास मारने चलती है। तब तक देखते हैं यार कि हम लोग टर्बो ग्रैनी की यार एकदम जल हो जाती है। बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारे सामने सेंता दोदोरिया वो यूज करती है बैरियर मैजिक। बेसिकली अगर वो एक सर्किल बनाती है तो फिर वो दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक सर्किल के अंदर का, एक सर्किल के बाहर का। और जहाँ पे भी वो पिन लगाती है उस एरिया के अंदर स्पिरिट्स का आना मना हो जाता है। यानी कि सर्किल के बाहर अगर वो पिन लगा देती है तो फिर स्पिरिट को वो सर्किल के अंदर ट्रैप कर सकती है और अगर इसके अलावा वो सर्किल के अंदर पिन लगा देती है तो फिर वो अपने अराउंड एक कमाल का प्रोटेक्टिव बैरियर बना सकती है। इसी का यूज करके वो सामने टर्बो ग्रैनी की कटाई छटाई करने लगती है। ग्रैनी कहती है कि तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे इस पे बहुत देर तक होल्ड ऑफ कर पाओगी और मैं तुम्हें इवेंचुअली मार नहीं पाऊंगी। और वो उसको बुढ़िया भी कहने लगती है। जिसपे सेंता दोदोरिया कहती है कि किसने कहा कि मैं तुमको यहाँ पे बैठा के रखने वाली हूँ, मैं तो तुम्हें मारने वाली हूँ। जिसपे वो कहती है, टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो फिर जो बच्चा है वो भी मारा जाएगा, बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वंस अगेन सर्किल के अराउंड एक और सर्किल बनाती है ताकि वंस अगेन इस बार उसको सर्किल के अंदर ट्रैप करके कंप्लीटली खत्म कर सके और उसके बाद पुराने वाले सर्किल को इरेज कर देती है। I mean, बहुत ज्यादा सर्किल हो गए पर आप थोड़ा सा आसानी से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और फिर हमको दिखाई जाती है टर्बो बाबा जो कि जल रही होती है, चिल्ला रही होती है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है मोमो अयासे जो कि अपने कमरे में सो रही होती है। फिर वो सो के उठती है, तुरंत उसको याद आती है ओकारुन की। वो ओकारुन का नाम चिल्लाते हुए नीचे भागते हुए आती है। फिर हमको वंस अगेन वही वाली औरत दिखाई जाती है जो कि एक्चुअली में एक दादी है पर लग तो एकदम बर्बादी है। एनीवेज मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो हमारा दोस्त अनुराग भाई साहब एडिटर गुस्सा आ जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। पर भाई दादी नहीं है तो बर्बादी है। मोमो नीचे आने के बाद अपने दादी से पूछने लगती है कि ओकारुन कहाँ गया, वो लड़का कहाँ गया जो कि हमारे साथ लड़ाई कर रहा था, जो कि मेरे ऊपर हमला करने वाला था वगैरह वगैरह। जिसको वो कहती है कि मैंने उसे मार डाला। फिर उसके बाद वो बोलती है कि पर तुम बोल क्या रही हो, स्पिरिट्स वगैरह तो सच नहीं होते हैं। फिर उसके बाद वो चिल्लाने लगती है अपनी दादी के ऊपर। पर उसके बाद वो मूविंग ऑन कहती है कि आई एम रियली सॉरी दादी, आई नो नाउ एक्चुअली मैं एग्जिस्ट करती है स्पिरिट, मैंने आपको फेक स्पिरिट मीडियम बोला, उसके लिए आप मुझे माफी कर दो। अब बस आप मुझे बता दो कि वो बच्चा कहाँ पे है, आप उसको सच में तो नहीं मार दिया? जिस पर दादी कहती है कि अरे नहीं, बगल वाले मेन श्राइन में जाओ, वहीं पे पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद उसको वो हरामी बुढ़िया बुला के वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हमको दिखाई जाती है मोमो जो की बढ़ रही होती है उस मेन श्राइन की तरफ। वो बढ़ते बढ़ते सोच रही होती है कि कैसे ये सब उसकी गलती है। ये बच्चा यानी कि हमारा अपना प्यारा ओकारुन तो बस और बस एक ओकल्ट का गाय था जिसको इन सब चीजों करने में बहुत मजा आती थी। पर अगर
अगर वो फंस गया भूतों के चक्कर में तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी, इसलिए वो उससे माफी मांगना चाहती थी। वो दौड़ के आती है, दरवाजा खोलती है और वो देखती है ओकारुन को जो कि जिंदा बचा होता है। और भाई ने क्या हेयर स्टाइल जब से चेंज की है तब से वो तो सुंदर सुंदर भी लग रहा है। I mean, आप क्या इसका ग्लो अप देख रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूँ भाइयों कि हेयर स्टाइल चेंज करो और आप भी सुंदर लगने लगोगे। एनीवेज, हमको दिखाया जाता है ओकारुन जो कि राइस बॉल खा रहा होता है। उसको देखते ही मोमो बहुत ज्यादा ही खुशी और गुस्से में चिल्लाने लगती है, पर उसके बाद वो दरवाजा भी बंद कर देती है। फिर वो बोलती है कि आई एम सो इरिटेटेड। ये बोलने के बाद उसी दरवाजे के पास जाके बैठ जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी बूढ़ी दादी माँ। वो कहने लगती है कि कब से तुम मॉन्स्टर्स के साथ दोस्ती करने लगी, जिसपे मोमो कहती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया। एनीवेज, उसके बाद हमारी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम इस लड़के के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट लग रही हो, कहीं से तुम्हें प्यार मोहब्बत इश्क तो नहीं हो गई है। फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दादी माँ, चिल आउट पीस, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उसको क्या क्या हुआ, कैसे हमारे ओकारुन को कर्ज मिलता है और कैसे हमारी मोमो को साइकिक पावर मिल जाती है। फिर वो बताती है कि वो एक प्लेस पे गई जहाँ पे यूएफओज आते हैं और वहीं पे उसकी साइकिक पावर अवेकन हुई, जिस पर उसकी दादी माँ कहती है कि यूएफओज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिसपे मोमो कहती है कि मुझे भी ये लगता था पर अब नहीं लगता है। जिसपे दादी माँ कहती है कि तुम्हें कुछ भी लगता हो तुम्हें गलत लगता है। एनीवेज, ये लोग यही सब बातों पे बैक एंड फोर्थ कर रहे होते हैं, जिसपे वो कहती है कि वंस अगेन मुझे पूरा विश्वास है साइकिक पावर एग्जिस्ट करती हैं, पर जो नहीं एग्जिस्ट करते हैं वो है यूएफओ। उसके बाद हमको बताया जाता है टर्बो ग्रैनी का पास्ट। टर्बो ग्रैनी को बेसिकली पहले कहा जाता था 100 किलो ग्रैनी, क्योंकि आई गेस वो 100 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकती है, तो 100 किलो ग्रैनी यही सेंस बना रहा है, जो कि एक टाइम पे पूरे जापान में हैवॉक मचा के रखी होती है। बेसिकली वो एक योकाई है, योकाई यानी कि बैड स्पिरिट। पर वो योकाई एक टाइम इस टनल पे आ जाती है और इस टनल के पास होती है एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट। लोकेशन बाउंड स्पिरिट वो होती हैं जो अपने लोकेशन के आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और उसके बदले में उनको हमेशा उसी लोकेशन पे स्टक होना होता है। तो टर्बो ग्रैनी वहाँ पे जाती है, उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट से जाके सबमर्ज होती है और फिर वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है पहले से। कोई भी स्पिरिट मीडियम अलाइव नहीं है जो कि किसी भी लोकेशन बाउंड स्पिरिट को उसकी लोकेशन के अंदर हरा सके। तो आई मीन उसकी दादी माँ भी ये नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो कहती है कि तुम लोग उससे लड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है और मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को खोना नहीं चाहती हूँ। वो कहती है कि मोमो तुम्हें अपने एवरीडे लाइफ में रिटर्न कर जाना चाहिए और आई मीन अब केन का क्या ही कर सकते हैं। जिसपे वो लड़की सोचने लगती है कि जिसपे मोमो सोचने लगती है कि केंटा कागुरा जो हीरो है वो अगर होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। फिर वह सोचती है कि अगर वो होता तो फिर वो 100% हमारे ओकारुन की मदद करता। वो केन बोल रही होती है तो दादी माँ को लगता है कि वो वंस अगेन ओकारुन की बात कर रही है और वो फिर से इस मोहब्बत की बातें करते हुए मोमो का मजा लेने लगती है। फिर उसके बाद मोमो की दादी माँ एक प्लान बताने लगती है कि वो लोग कैसे हरा सकते हैं टर्बो बाबा को। वो बताती है कि सिंस वो लोकेशन बाउंड है तो फिर उस लोकेशन के बाहर हमारी टर्बो बाबा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, तो उसको सिटी के बाहर लेके जाना होगा। पर वो मदद नहीं कर सकती है उन लोगों की, क्योंकि हमारी अपनी सुंदर वाली ग्रैनी खुद ही कामिगो सिटी के अंदर ही अपनी पावर्स यूज कर सकती है। बेसिकली वो वहाँ पे रहने वाले लोकल गॉड्स की स्ट्रेंथ को बोरो कर दिया है, इसलिए वो केवल कामिगो सिटी में ही इतनी ज्यादा पावरफुल है वंस अगेन, इसलिए वो मदद नहीं कर पाएगी इन लोगों की टर्बो ग्रैनी से लड़ाई में। उसके बाद बताती है कि टर्बो बाबा को अगर वो लोग सिटी के बाहर लेते जाएंगे तो ये दोनों भी आराम से उसको हरा सकते हैं। तो बेसिकली उनको करना यह है कि टर्बो बाबा को चैलेंज करना है एक रेस के लिए। अब क्योंकि टर्बो बाबा को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है, अपनी स्पीड के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है, तो फिर वो थोड़े से ही टॉन्ट में इसको एक्सेप्ट कर लेगी और एक बार वो इसको एक्सेप्ट करती है उसके बाद उन दोनों को बस भाग के बाहर कर लेना है पूरे शहर को, जो कि इजियर सेड देन डन है। उसके बाद हमको ओकारुन बोलते हुए सुनाई देता है कि मैं केवल 2 बार ही अपनी फुल स्ट्रेंथ पे दौड़ सकता हूँ। जिसके बाद हमारी दादी माँ कहती है तब तुम्हें फुल स्ट्रेंथ पे कंप्लीटली रहने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो एकदम साइतमा लेवल का ट्रेनिंग रेजिमेंट उसको पकड़ा देती है कि तुम करो 100 सिटअप, 100 पुशअप, 100 बैक एक्सटेंशन, 100 स्क्वाट, वो भी 5 सेट के, वो भी 100 हर बार। आई मीन क्या बात है भाई। फिर उसके बाद हमको हमारी दादी माँ बोलते हुए सुनाई देती है क्योंकि तुम दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत है इसलिए मैं तुम दोनों को ट्रेन करूंगी, क्योंकि मैं लड़ तो नहीं सकती तो कम से कम इतना तो करूंगी ही। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हमको एक बहुत प्यारा सा मूवमेंट देखने को मिलता है मोमो और ओकारुन के बीच में। आई मीन जब मैं सीन देख रहा था तो मुझे लगा कि कम से कम ये लोग हागोक तो करेंगे ही भाई, पर फिर मुझको याद आया यार ये तो एनीमे है यार, 18 एपिसोड तो केवल चीजें सेटल होने में लग जाती हैं। बेसिकली ओकारुन माफी मांगना चाहता था मोमो से क्योंकि जो लास्ट फाइट हुई थी उनकी एलियंस के साथ उसमें उसको लग रहा होता है कि उसने परफेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता है। ओकारुन को लग रहा होता है कि वो और भी बहुत कुछ कर सकता था पर वो अपनी सेल्फिशनेस में कुछ नहीं कर पाया, जबकि मोमो दूसरी तरफ बहुत अच्छे से लड़ाई की होती है। उसके बाद मोमो कहती है कि तुम चिंता मत करो बालक, तुम बहुत अच्छे से लड़े हो। इसमें दोनों लोग एक दूसरे को काफी प्रेम से देखते हैं। उसके बाद ओकारुन कहता है कि प्लीज मेरे लिए कुछ पीने को लेते आओ, मैं बहुत ही ज्यादा प्यासा हूँ, नॉट इन दैट सेंस
बट नॉट इन दैट सेंस। एनीवेज उसके बाद वो चेरी टी लेके जाती है ओकारुन के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमको टीवी पे दिखाया जा रहा होता है कि जो प्रेडिक्शन की होती है हमारी दादी माँ ने, वो सारी की सारी प्रेडिक्शन सही होती हैं उस एक्टर शोमा को लेके। वो 27 साल का होता है, उसके बच्चे होते हैं और उसको रामन भी पसंद होता है। अगला दिन हो जाता है, अगले दिन ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है, पर ओकारुन को बेसिकली जाना होता है वॉशरूम और वो लोग रोक के रखे होते हैं ओकारुन को, क्योंकि अगर ओकारुन वॉशरूम जाएगा तो मोमो को उसको हर टाइम देखते रहना होगा, जो कि दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। उसके बाद हमको दोनों दादी पोती के बीच में कन्वर्सेशन सुनाई जाती है, यहाँ पे दादी माँ पूछ रही होती है कि तुमको तुम्हारी पावर्स कैसे मिली, तुम कैसे कंटेन करती हो इसकी कर्ज को, जिसपे हमको मोमो समझाती है कि उसको ओकारुन के अराउंड एक बहुत बड़ा सा ऑरा दिखता है। एक्चुअली उसको ऑरा हर चीज के अराउंड दिखता है और वो उसी ऑरा से सब चीजें कंट्रोल कर सकती है। फिर वो डेमोन्स्ट्रेट करके हुए दिखाती है कुछ रॉक्स को उठा करके, जिसके बाद हमको दादी माँ बोलते हुए सुनाई देती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। बेसिकली हमको मोमो ने बताया होता है कि जब उसको पावर मिली थी, जब उसकी पावर अवेकन हुई थी, तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो बेसिकली इनविंसिबल थी, पर अब वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी का रिप्लाई देते हुए हमारी दादी माँ कहती है मुझे तुम्हारी ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत ज्यादा रिलाई कर रही हो अपने सिर्फ और सिर्फ विजन पे, तुमको अपने सारे सेंसेस पे रिलाई करना होगा, तुम्हारे टच, तुम्हारी इमेजिनेशन, सब चीजों पे, और तभी तुम और ज्यादा पावरफुल हो पाएगी। उसके बाद दादी माँ कहती है कि एक बार अपनी आंखें बंद करो और ऑरा को कंटेन करने की कोशिश करो ओकारुन की, जिसके बाद वो वही कोशिश करती है और हमको लगता है कि वो कामयाब हो गई, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बल्कि ग्रैनी कंप्लीटली बाहर आ जाती है। उसके बाद ओकारुन बोलते हुए सुनाई देता है कि अब मैं होल्ड बैक नहीं कर सकता और वो दौड़ के वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। दादी माँ कहती है कि नहीं मुझे भी जाना है, तो वो भी दौड़ने लगती है। वो दोनों लोग रेस लगाने लगते हैं। वहीं पे मोमो कह रही होती है कि किसने कहा कि तुम मेरे घर का वॉशरूम यूज कर सकते हो, पर फिर भी वो दोनों लोग भाग के वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं और फाइनली ओकारुन वॉशरूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वो पॉटी कर रहा होता है और उसको मोमो देख रही होती है ताकि वो कंटेन कर सके ग्रैंड माँ को। तभी हमको एक वॉशरूम के अंदर एक कमाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टर्बो ग्रैनी वापस आ चुकी होती है। वो बात करने लगती है मोमो से। वो मोमो से कहने लगती है कि मैं अब तुम लोगों को और ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो फिर आज रात में ही टनल पे आना होगा। तभी वो अपने बाएं तरफ देखती है और वो देखती है कि जो उसकी अपनी दादी माँ है उसके नाक और कान से खून निकल रहा होता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं ऑप्शन दे रही हूँ तुम्हारी दादी माँ को कि वो स्ट्रोक से मरना चाहती हैं या फिर हार्ट अटैक से। और वो देखती है ओकारुन को, उसके नाक से भी खून निकल रहा होता है और ग्रैनी अपनी फुल मैजेस्टिक फॉर्म में बाहर आ चुकी होती है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा देता हूँ। टर्बो ग्रैनी ने कर्ज किया हुआ है ओकारुन को इस चीज के थ्रू कि उसकी डिंगलिंग उसके पास है, यानी कि टर्बो ग्रैनी के पास है, पर अगर उसका डिंगलिंग टर्बो ग्रैनी वापस कर दे ओकारुन को तो फिर वो उसके अगल बगल के लोगों को भी कर्ज कर सकती है। I mean, ये कुछ ऐसा है कि जब तक डिंगलिंग लिया हुआ है तब तक वो सिर्फ और सिर्फ इस ओकारुन के पास कंटेन्ड है। अगर वो उसको वापस कर देती है तो वो जो चाहे वो फुल ऑन रैम्पेज में कर सकती है, पर क्योंकि उसको डिंगलिंग चाहिए इसलिए वो बाकी लोगों को कर्ज नहीं कर रही है और वो बुला रही है कि तुम आ जाओ हमारे टनल पे और एक बार आके हमारी खातिरदारी भी तो लो। ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और ओकारुन और ग्रैंडमा दोनों को वापस होश आ जाता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है और जहाँ पे तालिबान होता है उसके ऊपर भी ब्लड छिड़का हुआ होता है। ओकारुन भी अपनी नोज ब्लीड को नोटिस करता है और दादी माँ भी अपनी नोज ब्लीड, ईयर ब्लीड को नोटिस करती हैं। उसके बाद दोनों लोग तैयार होना चालू करते हैं। बेसिकली दादी माँ उन लोग को ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस पहनाने लगती हैं और बताती हैं कि ये बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं अगेंस्ट स्पिरिट्स। उसके बाद इसमें मोमो कहती है कि हम लोगों ने बिना इस क्लॉथ के भी एलियन से लड़ाई की थी, जिस पर दादी माँ कहती है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो दोनों लोग साइकिल से बैठ के जाने लगते हैं, पर अगले ही सीन में वो लोग ट्रेन में होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर होता है वो टनल साइकिलिंग करके जाने के लिए। वंस अगेन ओकारुन सॉरी बोल रहा होता है कि मेरे कारण तुम इस झंझट में फंस गई हो। इसमें मोमो कहती है कि अब तुम चिंता मत करो, इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं अपनी दादी माँ के लिए भी लड़ रही हूँ। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। I mean, क्या कमाल का सेटअप एपिसोड था। आप सभी को पता है, मुझको पता है कि आगे आने वाला एपिसोड इससे भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इस समय ब्लीच और ब्लू लॉक भी कवर कर रहे हैं, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।